तो गाइस आज हम आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है। आर्हेनियस ने जो है एक इक्वेशन दी थी, ठीक है, जो कि आपके के और टी के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन करती है। जैसे कि लिखी हुई है के इक्वल्स टू ए की पावर क्या है माइनस ए अपॉन आर टी। ये क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है हमारी, ये आर्हेनियस ने दी थी, जिसे हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे के जो है आपका रेट कांस्टेंट है, ए जो है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है, ए जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये, ठीक है। आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है एंड टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे हम आगे हम कैसे बनाते हैं इसको, ये देखिए। अब हमारे पास ये इक्वेशन है के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए आर अपॉन आर टी, ठीक है। इस इक्वेशन में दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लोग ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर है। देन लॉग लेने पे हमने क्या किया, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है देन हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई आर टी हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जब ये इतना आ जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। जब लॉग में हम ऐसे लिखेंगे ना, लॉग ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। लॉग ए बेस ई ये दोनों सेम है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड ये सेम हमारा एज इट इज आ जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने टाइम के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। देन यहाँ पे कोई टाइम की वैल्यू नहीं है, डेट्स ये 0 हो जाएगा, डी बाई टी लॉग के आ जाएगा। एंड यहाँ पे इसका इंट्री जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर सेम रहेगा। जब टी का ऊपर लेके जाएंगे -1 टी की पावर -2, डेट मीन्स ई ए अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। डी अपॉन डी टी लॉग ई बेस के बेस ई, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो डी टी था ये इसके टी के साथ चला गया, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। देन डिफ्रेंशिएट जब हमने किया है तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जब हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं देन जो हमारी वैल्यूज़ के साथ जाती है, देन हमारी जो डी टी था ये इधर चला गया, देन टी के साथ आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसे हमने बाहर रख दी। हमने इसका इंटीग्रेशन करा है K1 से K2 तक। इसका इंटीग्रेशन टी का जो हमने किया उसकी अंडर लिमिट हमने T1 से T2 तक ली है। देन इसका जब इंटीग्रेशन लॉगी के का करेंगे तो लॉगी के आएगा, तो K1 से K2 तक, ठीक है। क्योंकि ये डी पूरी ही वैल्यू है इसका पूरे का, मतलब जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है ना, ऐसे ये पूरी टी की जगह ऐसे ही हमारा लॉगी के है, ठीक है। जब डी टी का करते हैं ओनली टी आता है, तो जब हम इसका करेंगे तो ओनली ये इक्वेशन आएगी, ई अपॉन आर टी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1 अपॉन टी। लिमिट हमारी क्या थी, T1 से T2 तक। जब हमने इसकी लिमिट रखी है तो क्या आया, -1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, डेट्स इट। लॉग बेस ई, जब हमने इसकी वैल्यू रखी K2, फिर क्या आता है -K1 आता है। देन लॉग में प्रॉपर्टी होती है, अगर माइनस में है तो वो डिवाइड में चली जाती है। देन लॉग ई K2 अपॉन K1 ई अपॉन आर टी, ये अपॉन आर टी सेम है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एलसीएम लिया है, देन T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अब आपके पास क्या है, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303। यहाँ पे हमने 10 बेस में मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड में कर दिया, ठीक है। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी थी, ई बेस था, इसे हमने 10 में चेंज किया है। देन इससे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिवाइड में कर दिया, इसकी हमने वैल्यू निकाल दी। ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है फोर्थ, ये आर्हेनियस की फाइनल फॉर्म है। ये वो किस तरह से निकली, आर्हेनियस इक्वेशन आपने देख ली, यहाँ पे ये थी, लेकिन फाइनल फॉर्म हमारी ये निकल के आई है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये इस पे मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम देखते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, ये जो है 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उस पर जो ये रेट कांस्टेंट है, इसका रेशो हम देखते हैं। इसका रेशो क्या निकल के आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट देख रहे हैं हम, देन K35
टू की जगह हमने रख दिया 35, 1 की जगह हमने रख दिया 25, देन K2 35/K25 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है। अब इसके जो है ये कैटलिस्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा। भाई कोई भी चीज़ हम कोई रिएक्शन करते हैं देन वहाँ पे हम कैटलिस्ट का भी यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट कि हमारे या तो रिएक्शंस को बढ़ा देगी या तो हमारी ईजिली वो घटा देगी, ठीक है, इसका भी हमारा इफेक्ट डालती है। ये जो हमारी जो ये केमिकल रिएक्शन की जो वो क्या नाम रेट है, जिस पर देख लेते हैं, यह भी किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को प्रभावित करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई भी आपका कैटलिस्ट है वो इफ़ेक्ट डालता है, टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट डालता है। इट मीन्स यह ये जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि उसे बढ़ा देता है। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, जबकि वो उस रिएक्शन में जो हो रही है उसको स्पीड को तेज कर देता है, ठीक है। चूँकि यह क्रियाकारक अणुओं के लिए एक ऐसा एक रास्ता होता है, ये ऐसा एक मार्ग मतलब प्रोवाइड करवाता है जिसके लिए ई की वैल्यूज़ होती है उसका जो उसके अपेक्षा मतलब बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में अधिक संख्या में जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, उसको अधिक संख्या में दे सकते हैं। इतनी इनकी एबिलिटी इतनी हो जाती है, वो अधिक मात्रा में दे जाते हैं, इसलिए उसकी जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। डेट मीन्स इस केस में हम देख रहे हैं, देखिए ये हमारा ये है, ठीक है, ये E8 है, देन ये हमारा क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है E से, ये डैश है और ये है, देन ये जो होता है ये जो होता है ये डैश से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं कि इस पे प्रेशर कैसे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। यह जो रिएक्शन होती है ये भी किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है उसे बढ़ा देता है, क्योंकि प्रेशर जितना अधिक होगा रिएक्टेंट के अणु में उतना ही संपर्क उनके बीच जो जब देखो किसी चीज़ पे प्रेशर डालता है, लाइक कोई हमने बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसके पास जो हम प्रेशर डालते हैं किसी भी चीज़ से, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिलने लगते हैं, ठीक है। वही बात इसमें समझाई गई है कि जितना जितना अधिक प्रेशर होता है, जो रिएक्टेंट के अणु होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच संपर्क उतना ही अधिक हो जाता है, यानी कि आपस में वो जल्दी मिलते हैं। यह जो संपर्क है वो रिएक्टेंट की जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को बढ़ा देता है। इसलिए जितना प्रेशर अधिक होगा उसकी रेट भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हमारी कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं देन वो भी हमारी उतनी ही ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। अब हमने ये देख लिया है कि इसका इफेक्ट किस तरह से होता है, ठीक है। अब रेडिएशंस की बात आ जाते हैं कि रेडिएशंस कैसे होता है। ये भी आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इफेक्ट करता है। देन जैसे कि आप ये जैसे कि कुछ अलग अलग पोजीशंस में, कुछ अलग अलग अवस्थाओं में ये डिपेंड करता है। जैसे कि एक फोटोन ले लिया, उसका रासायनिक में केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट अणु के जो मतलब सोर्सेज हैं उससे फोटोन को क्या ना एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से। इससे इसी तरह हम देखते हैं वो क्या होता है, अधिकतर रिएक्टिव हो जाता है, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, तथा उसके बाद जो अपघटित होकर जो हमें उसके बाद जब मतलब पूरी रिएक्शन हो जाती है उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट, उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलते हैं। इसी तरह जो फोटोन होते हैं जो हम ले रहे हैं उसकी जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे पास रिएक्टेंट था, उसने एब्जॉर्ब किया न्यू रेडिएशन को, रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गया, वहाँ पे चलने लगे, फिर वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह भी जो होते हैं आपके रिएक्टेंट जो आपकी मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस हैं उसको इफेक्ट डालता है। जैसे कि आपकी जो आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक यौगिक हैं, वो जो होते हैं पोलर रिएक्टेंट, पोलर अभिकारकों में जो रिएक्शंस होती है उसको बहुत तेज कर देता है। जैसे कि सॉलिड में हम NaCl ले ले, वो किसका है, विद्युत का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। देन जब ये आप जब NaCl को आप ब्रेक करते हैं, आयंस में तोड़ते हैं, तो आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये हमने देखा है को, ठीक है। देन Na+Cl- में टूटता है, इसलिए ये जो होता है ये सॉलिड में होते हैं।
ठीक है। इसलिए ये जो होता है जब भी इनको इधर से उधर ले जाया जाता है, ये अपना ना मॉलिक्यूल स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मतलब एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसी तरह NaCl जो होता है वो विद्युत का क्या कहलाता है, कुचालक कहलाते हैं। देन NaCl को जब भी जैसे पानी में घोलते हैं हम, ठीक है, तभी क्या करता है, अपने जो पोलर आपके H2 मॉलिक्यूल हैं उनको अपने आयनों में संपर्क में आते हैं। उसके H2 मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि आयनाइज हो जाता है वो तो उनके क्या होता है, उनके पास आने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या कह देते हैं, H2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव सिरे पे और Cl- को अपने और अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव जो होता है माइनस को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। ऐसे ही जो H2 के जो मॉलिक्यूल के होते हैं, मतलब निगेटिव जो चार्ज होते हैं, वो Na पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि पॉजिटिव माइनस के पास जाते हैं एंड माइनस कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव के पास जाते हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि जो उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है उसके कारण वो आयनिक जो आपका बॉन्ड बनता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इस तरह जो Na और Na+ और जो आपके Cl आयंस बने थे वो क्या हो जाते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो हमारे Na+ और Cl- आयंस बनते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी तरह उसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होने लगती हैं, मतलब ईजिली होने लगती है, जल्दी होने लगती है। जैसे कि हमने ये देखा है, Na बॉन्ड बना था, Na बॉन्ड क्या हुआ, बीच में से ब्रेक हुआ। जब भी इस Na बॉन्ड का फिजन कर देते हैं देन ये पॉजिटिव माइनस के पास चल जाता है और जो माइनस था वो पॉजिटिव के पास चल जाता है। ये इफेक्टिव थे कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस तरह से इफेक्ट होती है। ओके बाय।